एक तरफ तो जहां देश में महाकुंभ में खुलेआम जनता को देशद्रोही बोलने के बाद भी If you have been thinking IIT Baba was the most baklol thing to come out of this Mahakumbh, listen to this Baba. यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। बागेश्वर धाम बाबा से ठीक कुछ ही दिन बाद ये वादा किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री खुद उनकी बारात में जाएंगे। ब्याह में भले ही नहीं आ पाई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो माता जी से बोले, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उन्होंने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक कॉमेडियन जो कि उस जनता के सामने परफॉर्म कर रहा है जिसने खुद कंसेंट दिया है, टिकट्स खरीदे हैं और एक क्लोज्ड सर्कल में बैठ के उस कॉमेडियन की बातें सुनने के लिए वहां पे मौजूद है। एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो, आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। तो जब उस जनता के सामने जब एक कॉमेडियन परफॉर्म कर रहा है और किसी नेता को तंज कसते हुए गद्दार कह रहा है, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। तो देखा जाए तो उसे तो उसके बदले में फिर सीधा प्रधानमंत्री ही क्यों, प्रेसिडेंट के साथ मूवी देखने का ऑफर मिलना चाहिए, क्योंकि पहले केस में तो जनता कंसेंट देके भी नहीं आई थी, फिर भी उनको देशद्रोही सुनना पड़ा। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और टीवी जो स्पेसिफिक सेट ऑफ जनता देखती है वो जरूरी नहीं है कि 18+ भी हो, टीवी तो सब देखते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई मूवी का वादा नहीं किया गया या बारात में आने का वादा नहीं किया गया इस कॉमेडियन के साथ, बल्कि जहाँ पे इस कॉमेडियन ने परफॉर्म किया उस वेन्यू को ही तोड़ फोड़ दिया। उसके बाद कॉमेडियन को फोन करके धमकाया भी। तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वो अलग बात है, बाद में ये कन्वर्सेशन थोड़ी फनी हो गई। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुछ ज्यादा ही फनी। तो आखिर किस तरीके का भेदभाव देखने को मिला है हमें इन दोनों ही व्यक्तियों से जुड़े हुए यूज केसेस में? इन दोनों ही यूज केसेस को कंपेयर करेंगे हम आज के इस वीडियो में, और एट द एंड मैं इस पूरी घटना के बारे में पर्सनली क्या सोचती हूँ ये राय भी मैं शेयर करूंगी। रिसेंटली ही अभी धीरेन्द्र शास्त्री AKA बागेश्वर धाम बाबा एक पॉडकास्ट में आए थे। वो बागेश्वर धाम बाबा जो कि फेमस इस बात से हुए थे कि ये तो लोगों के साथ क्या होता है वो बता देते हैं। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के बाहर बोल जाओ। अब इस लड़के को सुनते हैं। फिलहाल बस मेरी मम्मी खुश रहे, मेरी मम्मी थोड़ी परेशान है घर को लेकर। तो इस लड़के ने बोला मम्मी खुश रहें बस, और घर को लेके थोड़ा परेशान रहती हैं। अब बाबा के पर्चे में सुनते हैं कि क्या लिखा है। बाकी हम कम नहीं हैं, बुद्धि ठीक नहीं रहती, बहुत परेशान माताजी रहती, कृपा होगी। आप गलत रास्ते पर वर्तमान में भटक रहे हैं जिससे दुविधा में, उसी के लिए लगातार धाम के पीछे पड़े हुए हैं। निर्णय है हाँ, माँ होगी स्वस्थ, बालाजी करेंगे कृपा आशीर्वाद। जब उनसे ये पूछा गया कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं, वहाँ वो सीधा मुकर जाते हैं, बोलते कि नहीं मैं तो मानता ही नहीं हूँ। ये एलिगेशन आपके साथ चिपक गया है कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं और अपने मतलब को बता देते कि ये हमको दिखता है, ये कहते नहीं दिखता है। नहीं, न्यावा, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमको क्या दिखता क्या नहीं दिखता। जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं और हमें जो आभास लगता है
अच्छा, मतलब गद्दी की महिमा है। सीरियसली, मतलब इनको नहीं फ्यूचर पता चलता। बेसिकली ये ब्लेस्ड नहीं है इनके हिसाब से। वो जिस चेयर पे बैठते हैं, ठीक है, वो चेयर ब्लेस्ड है। जो हो जाता है वो हमारी परंपरा है, गद्दी की एक महिमा है, उसमें बैठते हैं। तो फिर तो उस चेयर पे जो भी बैठेगा उसको ही फ्यूचर जो है वो पता हो जाना चाहिए। अगर गद्दी में इतनी ही महिमा है तब तो वहां पे मेरे ख्याल से फिर बिठा दो किसी को भी। आई थिंक कुणाल कामरा को बिठा दो, देखते वो बता पाते हैं कि नहीं फ्यूचर। आई थिंक महिमा बहुत है वहां पे उस गद्दी की। और अगर गद्दी की महिमा नहीं है, स्पेसिफिकली बागेश्वर बाबा की ही महिमा है, तो फिर तो हर जगह उनको फ्यूचर बताते आना चाहिए ना। ये कौन सी स्पेसिफिक महिमा है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही उभर के आती है उनकी। ये तो वही बात हो गई कि कृष्ण महाभारत के युद्ध में हैं और वो अर्जुन को पूछ रहे हैं कि अर्जुन तुझे मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए, तू चुन, तुझे मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए। और अर्जुन बोलते हैं नहीं नहीं कृष्ण आप नहीं, आप एक स्पेसिफिक चेयर पे बैठते हैं, वो वाली चेयर मुझे चाहिए, आप अकेले नहीं चाहिए। जब आप उस चेयर पे बैठेंगे और वहां पे महिमा होगी तब आपसे बात निकलेगी। बागेश्वर धाम बाबा से फिर पूछा गया एक और सवाल जिसका जवाब थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था पहले कि अरे ये कैसे अच्छे से जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेते हैं, लेते दुनिया दक्षिणा सबको ही लेती है, ऐसे कोई नहीं, लेते हम भी हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप लेने के बाद में प्रयोग या सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई ऑब्वियसली एक धार्मिक आदमी है तो वो एक लिस्ट होगी ना मॉरलिटी के हिसाब से क्या क्या अच्छी चीजें उस पे खर्च करेगा। और जो अधार्मिक इंसान है वो मॉरलिटी के हिसाब से जो खराब चीजें होंगी उस पे खर्च करेगा। लेटेंट शो में जा रहा है तो वो खराब है, तो ये अधार्मिक कैटेगरी हो गई। नई पीढ़ी को लेकर बड़ी चर्चा चलती है। अब एक और बड़ा मामला चल रहा है रणवीर इलाहाबादिया समय रैना का। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा बनना सरल है, बाबा हो जाना कठिन है। और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं। एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। अगर आपने टिकट खरीद लिया किसी कॉमेडियन के शो में जाने के लिए, पैसे का आपने उसमें इस्तेमाल कर लिया, या किसी कॉन्सर्ट में चले गए मान लीजिए, कल को फिर आर्टिस्ट भी बीच में आ जाएंगे तो हो गए आप खराब। तो अब सुनिए बाबा जी क्या कह रहे हैं। ये जो अपने पैसों का पवित्र उपयोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं। हम इस देश में नया मैसेज देना चाहते हैं कि मंदिरों की पेटियों की चढ़ोतरी से बेटियों का घर बसाया जा सकता। भारत के मंदिरों की दान पेटियों से, हिंदुओं के चढ़ावा से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाने लगे तो इस देश की अराजकता मिटेगी। मतलब आप 2025 के भारत को मैसेज देना चाहते हैं, समझ रही हूँ मैं, मैसेज देना चाहते हैं वो भारत जो कि आज पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की मार झेलने वाला मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, जहाँ पे अभी न जाने कितने ही लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। AQI छोड़ दो तो आउट ऑफ ऑल द मुद्दे जो कि 2025 में हो सकते थे, आप धीरेन्द्र बाबा जी आप ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे देश को कि मंदिरों में जो दान किया जाएगा उस पैसों से आप कन्याओं की, टू बी वेरी स्पेसिफिक, कन्याओं की शादी भी करा सकते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं आप। साल भर हम कमाई करके, कथा करके, दक्षिणा चढ़ोतरी लेकर बेटियों के विवाह में अगर खर्च करते हैं तो इसके पीछे क्या हो सकता है। बड़ा चर्चा में है कि 250 लड़कियां, 251 लड़कियां, 251 छठवां साल है। हाँ, पिछले साल शायद 150 थी, 151 थी। इस साल 251 लड़कियों का विवाह करवा रहे हो। पहली बात तो आप खुद को आध्यात्मिक कहते हैं और शादी आप बस कन्याओं की ही करवाने में इंटरेस्टेड हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है। तब इतने ऑब्सेस्ड हैं आप कन्याओं से कि आपको बस यही मैसेज मिला आउट ऑफ ऑल दी मैटर्स, आपको बस यही मैसेज मिला देने के लिए पूरे देश को कि आओ 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 मंदिरों में दान करो, मुझे दान करो, मुझे दक्षिणा दो और उससे मैं कन्याओं की शादी कराऊंगा। बेटियों के विवाह करवा पाना कठिन है, वही हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं। हम इस देश में एक नई लकीर खींचना चाह रहे हैं। पहली बात तो डिसाइड किसने किया, ये डिसाइडिंग फैक्टर कैसे हो गया कि कन्याओं की शादी कराना ये सबसे बड़ा धार्मिक और पुण्य का काम है। मनुस्मृति का देखिए हवाला मत दीजिएगा, हम यहाँ पे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या उपनिषदों में ये लिखा है कि सबसे पुण्य का काम होता है कन्याओं की शादी कराना? अरे उपनिषद तो मुक्ति की बात करते हैं,
वो तो कहते हैं कि आप आपकी देह ही नहीं हो, आप आपकी बॉडी नहीं हो, जेंडर तो भूल ही जाओ, आप एक मुक्त चेतना मात्र हो और आप खुद आध्यात्मिक हो के बस कन्याओं पे इतना जेंडर स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं, या तो आप इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आपको बस कन्याएं ही नजर आती हैं। जैसे सिगमंड फ्राइड कहते थे कि अक्सर जो एक्शंस हम लेते हैं ना, वो आते तो हमारे सबकॉन्शियस डीप माइंड से ही है, कहीं ना कहीं जो हमारी छुपी हुई कामनाएं होती हैं। तो कन्याओं की बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कम एज की कन्याओं की आपने करवाई होगी शादियां। शादी कराने से पहले कोई आपने इनर नॉलेज तो उनको दिया नहीं कि वो जान पाए, खुद पहचान पाए कि कौन सा पार्टनर उनके लिए अच्छा है। वैसे आपके थॉट्स तो आप खुद ही एक्सप्रेस कर चुके हैं कि आप खुद भी अपनी मर्जी से तो शादी करना चाहते नहीं है, तो फिर आपसे क्या ही एक्सपेक्ट करें। शादी कौन तय करेगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की? माता पिता। और मान लो आपको पसंद ना आई तो? माता पिता की पसंद ही हमारी पसंद है। जो दूसरा यूज केस है हमारा, हमेशा से ही फेमस अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए, कुणाल कामरा जी, उनके यूज केस पे आते हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा इनका पूरा स्टैंड अप कॉमेडी और कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी की, काफ़ी मुद्दों को उन्होंने हाईलाइट किया अपने कॉमेडी के माध्यम से। और आई थिंक जब इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी तो सब लोग यही बोल रहे थे ना कि कॉमेडी जब आप कर रहे हो तो अच्छे मुद्दों को बाहर लाओ अपनी कॉमेडी के थ्रू, क्या वही गाली गलौज और घटिया चीज़ें दिखा रहे हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कुणाल कामरा जी को, क्योंकि मैंने पहले नहीं सुना है उतना एज अ कॉमेडियन, मैंने शायद पहला स्टैंड अप उनका सुना ये, तो मुझे अच्छी लगी ये बात कि चलो जो चीज़ बोल रहे थे लोग इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बाद कि अच्छे मुद्दे कॉमेडियंस हाईलाइट नहीं करते अपनी कॉमेडी के थ्रू, वो कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियंस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे उन्होंने हाई एयर पोल्यूशन, AQI का मुद्दा हाईलाइट किया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिल्ली में 1200 है AQI, आपके दादा के फेफड़े चल रहे हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो। इनफैक्ट सुधा मूर्ति का भी जो रेफरेंस दिया ना कुणाल कामरा ने, वो भी मेरे को अच्छा लगा। नारायण मूर्ति का एक वीडियो वायरल हो रहा था कुछ टाइम पहले जहाँ पे वो कह रहे थे कि बहुत सारे घंटे काम करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ना यही आया था कि यार इनको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता क्या? इनकी वाइफ उनको इतना परेशान करती है क्या कि इनको ऑफिस में रह के काम ही करना है पूरा टाइम। अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है। सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ। फिर मुझे उनका वो वाला रेफरेंस भी काफ़ी अच्छा लगा कि किस तरीके से इंडिया में बार बार जब भी इनोवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, बाय चांस चाइना का एग्जांपल हमने दे दिया है ना तर्क में कि देखो चाइना तो इतनी पॉपुलेशन है फिर भी कितने अच्छे से मेंटेन कर रहा है अपनी आबादी को, कि वो लोग अब एजुकेटेड भी हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आगे हैं, सड़कों में उनके गड्ढे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो मेन तर्क आता है वो यहीं पे आता है लोगों का कि वो बोलते हैं कि अरे चाइना में तो वन पार्टी सिस्टम है ना, इसीलिए वहाँ सब इजीली हो जाता है, इंडिया में अपोजिशन है तो जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि अपोजिशन है। तो बेसिकली डेमोक्रेसी है तो चीज़ें नहीं हो पाती, और चाइना में क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है तो चीज़ें हो पाती है। भक्त लिख रहे हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो अपोजिशन। हो प्राइवेट कंपनी को अपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया AI बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है, इनोवेटिव काम कर रहा है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से दबा देता है उसको। सही बात है यार, टेक्नोलॉजी में आगे जाना है तो उसका मतलब ये नहीं है, या अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है या एजुकेशन बढ़ाना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वन पार्टी सिस्टम होना पड़ेगा। तो ऐसे तो फिर अमेरिका क्यों आगे जा रहा है? फिर वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है क्या? फिर तो क्या बोल रहे हो आप कि डेमोक्रेसी हटा दें? क्या चाहते हो आप कि सही में जो है तानाशाही आ जाए, ये आप चाहते हो? इम्पोर्टेंस है डेमोक्रेसी की, ऐसे नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखा गया है। हाँ, डेमोक्रेसी और वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिज्म, इससे ऊपर जाके कोई तीसरा हम निकालें सिस्टम, वो अलग बात हो गई। पर ये बोल दे कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छा नहीं है तो दूसरे वाले को पकड़ लो जिसको छोड़ के हम आगे आए हैं, जो चाइना फॉलो कर रहा है, तो वो तो कोई सेंस नहीं ना इस बात की।
और वो ओला का रेफरेंस भी बहुत फनी था यार, वो ओला वाला जो रेफरेंस दिया ना कि इंडियन बिजनेसमैन डोंट इवन एग्री दैट दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे. पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? ये इंडिया बनाएगा अभी. कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को. मतलब सीरियसली यार, मतलब वो कौन होते हैं इंडिया बनाने वाले? ये रेफरेंस बहुत सही लगा मुझे. मतलब कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो अमीर हो गया, एंटरप्रेन्योर बन गया या यूनिकॉर्न भी क्यों ना खड़ा कर दिया, तो क्या उसके पास राइट आ गया क्या इंडिया बनाने का? तो ऐसा नहीं होता है ना यार, ऐसा नहीं होता है. और सबसे खतरनाक तो मेरे को हंसी आई ना जब कुणाल कामरा स्टार्टेड दैट होल सॉन्ग कि मेलनी पूछ रही है मोदी जी से हु आर यू नरेंद्र. ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे. मोदी मेलोनी जी के पीछे. अरे मोदी जी प्यार में भाई. मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से हु आर यू नरेंद्र. जुड़ी कहानी सच्ची लगे मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे. तो हाँ, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो काफ़ी सेक्शंस थे इस पूरी कॉमेडी के जो मेरे को अच्छे लगे. मतलब हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी कि इतना भी नहीं बोलना चाहिए था. तो हाँ, पूरी कॉमेडी में अगर देखूँ तो हर चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं करती. कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी ओवर लगी कि यार इतना नहीं भी बोला जाता तो चल जाता, मैसेज डिलीवर हो जाता. बट ठीक है, अब अपनी अपनी कॉमेडी, आप किसी आर्टिस्ट पे कंट्रोल नहीं लगा सकते कि उसका आर्ट कैसे निकलेगा. वो उसका स्पॉन्टेनियस आर्ट है, वो कैसे भी निकले, आप उस पर बाउंडेशन नहीं लगा सकते. तो जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ऑब्वियसली वही चीज़ है जो काफ़ी लोगों को अच्छी नहीं लगी और जिस पे विवाद भी हो रहा है. तो जो स्पेसिफिकली गद्दार वाला स्टेटमेंट तंज कसा कुणाल कामरा जी ने. थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए. मतलब वो मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा है या बुरा है, पर मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा कि चाहे आप देशद्रोही वर्ड यूज़ करो किसी के लिए या गद्दार यूज़ करो, मेरे ख्याल से यार वो बहुत ही तीखा वर्ड हो जाता है, बहुत तीखा. और बिना किसी प्रमाण के, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, भले आप तंज कस के ही क्यों ना लगाए, ये बहुत हर्ट कर सकते हैं सेंटिमेंट्स उनके सपोर्टर्स के हो या चाहे उनकी खुद की मेंटल हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो सकती है जिससे ये तंज कसा जा रहा है. हाँ, गद्दार फिर भी थोड़ा ठीक वर्ड है इन कंपैरिजन टू देशद्रोही अगर हम देखें तो. लेकिन फिर भी गद्दार का अगर आप सिनोनिम देखोगे तो देशद्रोही भी उसमें आता है, जो भी है. लेकिन गद्दार लिटरली आप देखोगे तो देश से ही द्रोह करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. गद्दार मतलब किसी कम्युनिटी से भी द्रोह कर सकता है, पार्टी से भी द्रोह कर सकता है, घर से द्रोह कर सकता है, जैसे घर का भेदी, उस टाइप के भी पर्सन को आप गद्दार बोल सकते हो. लेकिन फिर भी मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि गद्दार और देशद्रोही ये थोड़े एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाते हैं. अब हाँ, कुणाल कामरा जी जो है अपने ही कंसेंट दी हुई ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे थे, वो अलग बात है. और मुझे लगता है यार कि अगर आप एक पर्सन को बस गद्दार बोलने के लिए, वो भी किसी नेता को गद्दार बोलने के लिए इतनी ट्रोलिंग कर रहे हो, और वहीं दूसरी जगह ऐसा पर्सन जो जनता को देशद्रोही बोल रहा है, ठीक है, और एक कंसेंट की हुई पब्लिक के सामने भी नहीं बोल रहा, खुले में बोल रहा है, तो दोनों ही चीज़ों में मुझे लगता है फिर इक्वली आउटरेज आना चाहिए. कि एक को अगर आउटरेज दे रहे हो आप, तो दूसरे की शादी में या बारात में जाने का वादा थोड़ा ज़्यादा हो गया. पूरा हम मोदी जी को नहीं बोल सकते, ठीक है, यहाँ पे मोदी जी क्या ऐसे ही हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है. मोदी जी तो वहाँ पे मे भी अच्छे अपने प्रचार के लिए गए थे, उनका क्या है. बागेश्वर बाबा आके उधर इतनी चापलूसी करना शुरू कर दिए कि भाई पूछो मत. माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माता जी को मिल रहे थे तो हमारी माता जी से कह रहे थे हम तुम्हारी माता जी पर्ची खोल रहे हैं. और माता जी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए. तो मोदी जी को बोलना पड़ा कि हाँ हाँ नहीं ठीक है, हम आ जाएंगे, तुम्हारी शादी में चिंता मत करो. सेम स्टेटमेंट्स के लिए देश में किसी एक को आउटरेज मिलता है और दूसरे को शादी में जाने का वादा मिलता है. So that was it for this video guys. हर किसी का सेम ओपिनियन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है.
तो जो भी आपके ओपिनियन है, अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और वीडियो यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।